हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपनी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को कवर किया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज पेंटिंग लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। सो आज के हमारे क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने एंशियंट पेंटिंग्स की, लिटरेचर की और आर्किटेक्चर की, कैसे ये डेवलप हुए, राइट। So let's start with our chapter. So human beings have always had the urge to express and share whatever they feel through the language, through the music and the art. तो बच्चों, जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर हमेशा ही एक अर्ज होती है कि हम एक्सप्रेस करें, हम शेयर करें जो भी हम फील कर रहे हैं। किसके थ्रू बच्चों? म्यूजिक के थ्रू, लैंग्वेजेस के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, राइट। सो बट वॉट एवर द मीडियम और द मैसेज, all the forms of artistic expressions are ultimately products of the cultural stream from which they spring। तो बच्चों, अगर हम किसी भी मीडियम की बात करें या फिर किसी भी मैसेजेस की बात करें तो बच्चों ये क्या है, ये सारे ही फॉर्म जो होते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के, ये क्या होते हैं? अल्टीमेटली प्रोडक्ट होते हैं कल्चरल स्ट्रीम के, जो कि हमें स्प्रिंग होते हुए दिखते हैं। नाउ दे कैन नॉट सिंपली इमर्ज फ्रॉम अ वैक्यूम। तो बच्चों ये ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि ये सिंपली इमर्ज होते हैं वैक्यूम से, बट दे हैव टू फ्लो फ्रॉम वन ऑक्यूपेशंस टू प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ मेन। लेकिन इनको फॉलो करना पड़ता है या फिर फ्लो होना पड़ता है बच्चों ऑक्यूपेशंस एंड प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेन से। नाउ अगर हम बात करते हैं कैलिडोस्कोपिक आर्ट की, सीन की ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो क्या है बच्चों? वो रिफ्लेक्शन है हमारे इनॉमरस इम्पैक्ट का ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यू इन्फ्लुएंसेस। सो बच्चों, जो नए नए इन्फ्लुएंसेस आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पेंटिंग, हमारा लिटरेचर, हमारा आर्किटेक्चर भी चेंज होता रहता है। नाउ इंडियन आर्ट एंड कल्चर हैज एब्सॉर्ब्ड आउटसाइड इम्पैक्ट्स। तो हमारे जो इंडिया का आर्ट है, हमारे जो इंडिया का कल्चर है, उसने बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब किया है बाहर के इम्पैक्ट को बाय वेरिंग डिग्रीज एंड हैज़ बिकम रिचर फॉर द एक्सपोजर। और बच्चों एक्सपोजर के लिए वो और ज़्यादा रिचर होता चला गया। क्यों? क्योंकि एब्सॉर्ब किया है हमने इम्पैक्ट्स को। This cross fertilization between art streams converging on the subcontinent produced new forms, right? अब बच्चों ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा था बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट आर्ट, उसकी वजह से एक नए नए फॉर्म्स की क्या हो रही थी बच्चों? नए नए फॉर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे, दैट वाइल रिटेनिंग एसेंस ऑफ द पास्ट। लेकिन जो नए फॉर्म्स आ रहे थे उसमें भी क्या था? एक एसेंस था पास्ट का, and succeeding in integrating selected elements of the new influences। और बच्चों वो क्या कर रहे थे? वो इंटीग्रेट कर रहे थे, वो जोड़ रहे थे जो भी selected elements थे उनको to the new influences। in other word हम बोल सकते हैं कि through the study of the history of art हम जान सकते हैं कि पास्ट कैसा रहा होगा। now this not only help us to reconstruct history, बच्चों ये हमें सिर्फ हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प नहीं करता, बल्कि हमें ये भी बताता है कि कैसे और कहाँ बहुत सारे हमें डेवलपमेंट देखने को मिले हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन दी सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ आवर सोसाइटी। तो इसी वजह से बच्चों जो आर्ट है, जो हिस्ट्री है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, वो एक हिस्ट्री के सोर्स की तरह भी एक्ट करता है, विच मीन्स कि आपको इन सारी चीज़ों से, आपको आर्ट को देख के क्या पता चलता है कि प्रीवियस टाइम में हमारी हिस्ट्री क्या रही थी, राइट। सो इसी वजह से बच्चों आर्ट अपने में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को होल्ड करके रखता है। अब हम बात करेंगे अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है रिसर्च इनटू द इंडियाज पास्ट। सो बच्चों द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, वो अरोज हुआ थ्रू द वर्क ऑफ सर विलियम जोन्स। सो बच्चों अगर हम देखें तो जो भी रिवाइवल हुआ है, और रिवाइवल किसका हुआ है? इंटरेस्ट जो कि कल्चर को लेके था एंशिएंट इंडिया में, वो किसके काम के थ्रू हुआ बच्चों? वो हुआ सर विलियम जोन्स के काम के थ्रू, हु हेल्ड अ हाई पोस्ट अंडर द कंपनी, जो कि कंपनी में एक बहुत ही हाई पोस्ट पर थे। ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। और उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने फाउंड किया किसको? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। और कब किया? 1784 में। नाउ उनका एम क्या था? उनका एम ये था कि उन्हें रिसर्च करनी है इंडिया के पास्ट के बारे में, कि पास्ट में कौन कौन सी चीजें हुई हैं इंडिया के साथ। ड्यू टू दिस एफर्ट्स, ये जो एफर्ट्स थे इसकी वजह से द पीपल ऑफ इंडिया बिगिन टू ओवरकम द डीमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द कॉलोनियल हेजमोनी। सो बच्चों
नाउ ये जो एफर्ट्स है वो क्यों लिए गए थे? ड्यू टू दिस एफर्ट्स जितने भी लोग हैं इंडिया के वो ओवरकम हो रहे थे किससे बच्चों? जितने भी डीमोरलाइजिंग इफेक्ट्स थे ऑफ द कॉलोनियल या फिर कोलोनाइजेशन उसकी वजह से। नाउ दे बिगिंस टू रियलाइज दैट उनके जो एंसेस्टर्स थे बच्चों उनके अंदर बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट्स थी एंड इसलिए उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। Now, the efforts of William Jones, Max Muller, and the Monier Williams revealed to the world the treasure of Indian literature and culture. तो बच्चों इन तीनों ही लोगों ने कौन कौन? विलियम जोन्स, मैक्स म्यूलर एंड जो मोनियर विलियम्स थे उन्होंने रिवील किया कि कितना ज्यादा रिच है इंडिया का लिटरेचर और इंडिया का कल्चर। सो बच्चों जो विलियम जोन्स है उन्होंने ट्रांसलेट किया कालिदास अभिजनम शकुंतलम को एंड जो जेम्स प्रिंसिप थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रांसलेट किया ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इन 1834। दस उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड द एंशिएंट इंडिया एज वेल। नाउ इन फैक्ट अगर हम देखें इंडियंस हैड फॉरगॉटन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ विच वर नॉट अवेलेबल। तो बच्चों इनफैक्ट हमें क्या देखने को मिला कि जो इंडियंस है वो भूल चुके थे ब्रह्मी स्क्रिप्ट को एंड रिटन रिकॉर्ड्स को जो कि अवेलेबल नहीं थे। बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट जो इंडियंस है बच्चों उनको भी प्राउड फील हुआ खुद को लेके एंड उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको लेके कि कितनी ज्यादा क्वालिटीज उनके एंसेस्टर्स में उस टाइम पे थी। वाइल जो यूरोपियंस थे दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और जितने भी यूरोपियंस थे वो भी धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि बहुत ज्यादा रिच कल्चर ऑफ इंडिया हमें पास में देखने को मिला। बट विद द पॉलिटिकल डोमिनेशन बाय द ब्रिटिश इन द 19th century there was complete change in the intellectual and socio-economic pattern of life in India। लेकिन हमें क्या देखने को मिला? हमें पॉलिटिकल डोमिनेशन देखने को मिला और हमें पॉलिटिकली डोमिनेट भी किसने किया बच्चों? ब्रिटिश ने किया इन द 19th century। उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंप्लीट हमें चेंज देखने को मिला इंटेलेक्चुअल और आपके सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ लाइफ इन इंडिया। Now, thus, under the cultural impact of the British, the native India traditions were slowly inching towards the great resonance tradition to of the West। So बच्चों अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे थे। तो बच्चों जो भी कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने को मिला ब्रिटिश का हमारे ऊपर उसकी वजह से हम क्या कर रहे थे? हम धीरे धीरे जो वेस्ट के ट्रेडिशंस थे उसकी तरफ झुकते चले जा रहे थे। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है। ये पिक्चर है आपके मैक्स म्यूलर की, राइट? और जो दूसरी पिक्चर है वो है बच्चों जेम्स प्रिंसिप की। नाउ कमिंग टू पेंटिंग। सो बच्चों अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं अ रिच इंडियन ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर वाज ऑलरेडी established well before the beginning of 20th century in the Indian paintings and it can be broadly divided into two categories। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो रिच इंडियन ट्रेडिशन है हमारे आर्ट का हमारे कल्चर का वो अच्छे से established था पहले से ही बिफोर द बिगनिंग ऑफ 20th century एंड जो इंडियन पेंटिंग्स हुआ करती थी उसको हम ब्रॉडली डिवाइड भी किया करते थे दो कैटेगरीज के अंदर। पहला होता था बच्चों म्यूरल्स और सेकंड होता था आपके मिनिएचर पेंटिंग्स। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द फर्स्ट टू द 7 सेंचुरीज। मतलब कि सबसे अच्छी जो पेंटिंग्स बनाई गई थी या फिर सबसे क्रिएटिव जो पेंटिंग्स बनाई गई थी बच्चों वो आपकी 4th सेंचुरी से लेके हमें 7 सेंचुरीज में देखने को मिली है। ऑफ दिस द रिचेस्ट हेरिटेज इज दैट ऑफ द म्यूरल्स ऑफ अजंता। और बच्चों जो हमारे पास रिचेस्ट क्या है हेरिटेज है वो उसमें से एक एग्जाम्पल है आपके अजंता में जो भी म्यूरल पेंटिंग की गई है उसका। इन द नॉर्दर्न इंडिया द frescoes at the Ba cave are at the best survivals जो कि आपको आज के टाइम पे भी देखने को मिलती है। ग्रेजुअली द आर्ट ऑफ वॉल पेंटिंग्स वो डिक्रीज होता चला गया और जो मिनिएचर पेंटिंग्स है बच्चों वो डेवलप होते चला गया अंडर द मुगल्स। मतलब कि जिस टाइम पे मुगल्स क्या कर रहे थे रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो ज्यादा डेवलप हो रही थी और जितनी भी वॉल पेंटिंग्स हुआ करती थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई हमें दिखी। Then a number of provincial branches of paintings उनको develop किया गया in the different part of the country during the Mughal period जैसे कि आपके पहाड़ी, पात, कोटा and बूंदी etc. Now these traditions gradually decline। अब ये जो traditions थे वो भी धीरे धीरे decline होते चले गए and owing to the changing socio-economic conditions। और बच्चों वो भी जो भी socio-economic condition चल रही थी उसमें ढलते चले गए which led to the migration of artists जिसकी वजह से जो artists थे उनका migration
माइग्रेशन हमें देखने को मिला। और माइग्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? माइग्रेशन का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए, विच इन टर्न लेड टू द चेंज ऑफ पॉपुलर टेस्ट अंडर दी वेस्टर्नाइज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला? ये सारा जो माइग्रेशन हो रहा था आर्टिस्ट का, उसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिला पॉपुलर टेस्ट का अंडर दी वेस्टर्नाइज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। नाउ इन दी लेट 19th century, जो टेस्ट था बच्चों आर्ट का, loving public gradually shifted from the royal courts of hill state to फोक पेंटिंग्स ऑफ दी बाजार। तो बच्चों जो टेस्ट था आर्ट का, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट होता चला गया रॉयल कोर्ट्स ऑफ हिल स्टेट से लेके जितनी भी फोक पेंटिंग्स है वो बाजार की तरफ शिफ्ट होती हमें दिखाई दी। ग्रेजुअली अंडर द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश, द नेटिव इंडियन ट्रेडिशन वाज स्लोली डिस्कार्डेड। तो बच्चों जितना भी हमें कल्चरल इम्पैक्ट देखने को मिला ब्रिटिश का, सो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो नेटिव इंडियन के ट्रेडिशंस थे वो भी धीरे धीरे डिस्कार्डेड करते हुए चले गए ड्यू टू द इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट। और बच्चों जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे डिस्कार्डेड क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी थी किसकी बच्चों? ब्रिटिश की, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट के लोगों की। उसी वजह से जो हमारा ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे स्लोली फेड डाउन होता चला गया। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है अजंता पेंटिंग्स की। फिर हम बात करेंगे म्यूरल्स। म्यूरल्स आर द ह्यूज वर्क एग्जीक्यूटेड ऑन द वॉल ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर एज इन द अजंता एंड द कैलाशनाथ टेम्पल्स। तो बच्चों जितने भी म्यूरल्स हुआ करते थे वो बहुत ही अच्छे वर्क हुआ करते थे जिनको एग्जीक्यूट किया जाता था कहाँ पे? सॉलिड स्ट्रक्चर पे। और आपको ये देखने को मिलते हैं अजंता में भी और कैलाशनाथ टेम्पल्स में भी। उसके अलावा अगर हम बात करें मिनिएचर की, तो बच्चों मिनिएचर पेंटिंग्स आर कैरिड आउट ऑन अ पर्शेबल मटेरियल्स जैसे कि पेपर, कैनवस एंड हार्डबोर्ड। तो बच्चों मिनिएचर को कहाँ बनाया जाता था? मिनिएचर को बनाया जाता था आपके कुछ मटेरियल्स पे, जैसे कि आपके पेपर हो गए, कैनवस हो गए, हार्डबोर्ड हो गए, उसमें मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया जाता था। देन आता है बच्चों एमर्जेंस ऑफ आर्ट स्कूल्स। सो बच्चों इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न कल्चर्स चेंज द टेस्ट ऑफ एफ्लुएंट इंडियंस। तो बच्चों जैसे जैसे कॉन्टैक्ट बढ़ रहा था वेस्टर्न कल्चर्स का, तो उसकी वजह से जो हमारे इंडियंस का टेस्ट है वो भी बदलते जा रहा था। सो इट अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन प्रोफेशनल आर्टिस्ट टू सीक देयर फॉर्च्यून्स इन इंडियन कोर्ट्स एंड प्रिंसिपैलिटीज इन द अर्ली 19th century। तो उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन प्रोफेशनल आर्टिस्ट आए जिन्होंने सीख किया किसको बच्चों? फॉर्च्यून्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स को एंड प्रिंसिपैलिटी को। और कब किया? वो किया 19th century में। नाउ दिस कंटिन्यूड टिल द मिडल ऑफ 19th century। और ये चीज जो मिडल ऑफ 19th century है तब तक चलती रही व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश आर्ट स्कूल इन सर्टेन इंडियन सिटीज। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों? स्टैब्लिश कर दिया आर्ट स्कूल्स को कुछ इंडियन सिटीज के अंदर। एंड दिस सॉ द इमर्जेंस ऑफ इंडो यूरोपियन जीनस ऑफ पेंटिंग्स, इट इज ऑल्सो नोन एज कंपनी स्टाइल। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला बच्चों? हमने इमर्जेंस देखा इंडो यूरोपियन जीनस का ऑफ पेंटिंग, जिसको हमने कंपनी स्टाइल का नाम भी दिया। नाउ दीज प्रोविंशियल स्कूल्स ऑफ आर्ट पैट्रोनाइज द न्यू टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, जैसे कि आपका वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल्स, नेशनलिस्ट आर्ट एक्सेट्रा। तो बच्चों जो हमारे क्या थे, ये जो हमारे स्कूल ऑफ आर्ट है उन्होंने पैट्रोनाइज किया नई नई टेक्निक ऑफ पेंटिंग। एंड इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल एंड नेशनलिस्ट आर्ट एक्सेट्रा। नाउ जो आर्ट एजुकेशन था बच्चों इन दी वेस्टर्न, वो कब शुरू हुआ इंडिया में? इट बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मैकेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, जो कि स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में इन 1839। हाउएवर अगर हम देखें रेगुलर आर्ट एजुकेशन को बच्चों, वो स्टार्ट हुआ था विद द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट एंड उसको स्टैब्लिश किया गया था अगेन कोलकाता में इन 1954। इन 1875 जो मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स था उसको ओपन किया गया लाहौर में। एंड इट वाज राउंड दिस टाइम दैट सम इंडियन आर्टिस्ट, उनको ट्रेन भी किया गया वेस्टर्न स्टाइल में एंड पायनियर्ड अ मूवमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया। नाउ prominent among them were the Ananda Prasad Bagchi and श्याम चरण सिरमानी। इन दोनों को ही क्या सिखाया गया बच्चों? इन दोनों को ही जो वेस्टर्न आर्ट है, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट है, ये सिखाया गया। बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट भी आए जो कि यूरोपियन कंट्रीज में गए ताकि वो अपने आर्ट को रिफाइन कर पाए या फिर अपने आर्टिस्टिक विजन को और ज़्यादा अच्छा कर पाए। सो दैट इज ऑल अबाउट इमर्जेंस ऑफ आर्ट स्कूल। यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है बच्चों, ये पिक्चर है आपके मिनिएचर पेंटिंग की।
नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ द वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल, कि मतलब जो वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल है उसका एवोल्यूशन कैसा हुआ, वो कैसे बढ़ा धीरे धीरे, राइट। इन द पोस्ट रेजिडेंस पीरियड इन यूरोप आर्ट वाज डोमिनेटेड बाय क्लासिकल आर्टिस्ट। तो बच्चों अगर हम पोस्ट रेजिडेंस पीरियड की बात करते हैं यूरोप में, तो जो आर्ट है उसको पूरा डोमिनेट किया हुआ था क्लासिकल आर्टिस्ट ने। एंड आर्टिस्ट थीम्स रिवॉल्व अराउंड द नेचर एंड रिलीजन, और जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो कलाकार हुआ करते थे, उनका पूरा थीम किसके अराउंड रिवॉल्व करता था, तो वो करता था नेचर और रिलीजन के अराउंड। बट जो एडवांसमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने नए नए डायमेंशंस को भी ऐड कर दिया। सो बच्चों द क्लासिकल इन्फ्लुएंस वो कंटिन्यू हुआ थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, बट अलोंग साइड वो ग्रो भी हुआ। क्या ग्रो हुआ बच्चों? द पावरफुल मूवमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म। So romanticism asserted the power of feeling and individual imagination. So बच्चों romanticism ने क्या किया? assert किया एक feeling of, एक हम बोल सकते हैं पावर ऑफ फीलिंग या फिर एक इंडिविजुअल इमेजिनेशन हमें देखने को मिली। हाउएवर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नियोपोलिनिक वॉर्स उन्होंने हेल्प किया टू ब्रिज द गैप बिटवीन द न्यू क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म एज वेल, राइट। तो बच्चों ये जो हमारा वॉर था उसने हेल्प किया कि जो भी क्या था, एक गैप था किसके बीच में बच्चों? न्यू क्लासिज्म के बीच में और रोमांटिसिज्म के बीच में। तो उस गैप को भी फिल कर दिया किसने बच्चों? नेपोलियनिक वॉर्स ने। नाउ द वाइब्रेंट आर्ट मूवमेंट इन यूरोप, उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को ऑफ इंडियन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बहुत सारे ऐसे इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक्सेल्ड किया, जिन्होंने बहुत अच्छा किया वेस्टर्न आर्ट में। एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारे ऐसे इंडियन आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने यूरोप में विजिट किया ताकि वो अपने आर्ट फॉर्म को और ज्यादा निखार पाए और ज्यादा अच्छा कर पाए। नाउ प्रोमिनेंट अमंग देम वर, कौन कौन थे बच्चों? देवी प्रसाद रॉय चौधरी, जैमिनी प्रसाद गांगुली, प्रहलाद कामरकर, और उसके अलावा राजा रावी वर्मा। बहुत सारे ऐसे सेवरल आर्टिस्ट थे जिन्होंने चूज किया पेंटिंग स्टाइल को जो कि डेवलप हुआ है वेस्ट में। दे यूज्ड अ नेचुरलिस्टिक अप्रोच टू द ह्यूमन फॉर्म एंड लैंडस्केप, और उन्होंने क्या किया बच्चों? एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच को अपनाया ताकि वो ह्यूमन फॉर्म दिखा पाए और लैंडस्केप को दिखा पाए। अल्लाह बख्श विच इज 1895 टिल 1978, उन्होंने पेंट भी किया बहुत सारे इंडिजिनस सब्जेक्ट को इन दिस मोड। नाउ इवन दो ही अडेप्टेड एन एकेडमिक स्टाइल, ही नेवर, इवन दो उन्होंने अडेप्ट किया था एकेडमिक स्टाइल को, लेकिन ही नेवर एट हैंडेड द आर्ट स्कूल एज वेल। उसके अलावा फैजी रहमान 1886 till 1964, later in like look ऑन अ ट्रेडिशनल इंडियन मिनिएचर स्टाइल। तो बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाद में इंडियन मिनिएचर स्टाइल को देखा, येट उसका जो अर्लियर वर्क था दैट इज मार्क्ड बाय द यूरोपियन एकेडमिक अप्रोच टू द पेंटिंग। जबकि अगर हम उनके पहले के काम को देखें तो बच्चों वो किस पे बेस्ड थे? वो बेस्ड थे यूरोपियन स्टाइल पे। दस 20th सेंचुरी इंडियन आर्ट स्वैंग बिटवीन टू एक्सट्रीम। तो इसी वजह से जो 20 सेंचुरी में अगर हम देखें तो इंडियन का जो आर्ट है, इंडिया का जो आर्ट था, वो स्विंग हो रहा था बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, as one can witness in the work of Abhinandranath Tagore and Raja Ravi Verma. Then we have artistic nationalism. So in 20th century, a spirit of nationalism was arising in India. तो बच्चों 20 सेंचुरी में क्या हो रहा था? एक स्पिरिट जाग रहा था नेशनलिज्म का जो कि इंडिया में अराइज हो रहा था बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक नेशनलिज्म जिसने फोकस किया ऑन द कॉमन मैन एंड थीम्स जो कि रिलेटेड थे किससे बच्चों? कॉमन मैन के लाइफ से। लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास, पॉवर्टी कैसी थी, मैनुअल लेबर कैसे उस टाइम पे हुआ करता था, तो इन चीजों के अराउंड ही उनकी आर्ट फॉर्म रिवॉल्व करती थी। द कैलकाटा ग्रुप इन द अर्ली 20th सेंचुरी, वो बच्चों मेनली एसोसिएटेड थे विद द नेशनलिज्म बट वाज आल्सो सपोर्टेड एंड प्रमोटेड बाय मेनी ब्रिटिश आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ब्रिटिश आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आए। However, by the end of 19th century, the colonial setting in India formed the backdrop of nationalist movement in Indian art। लेकिन हमें क्या देखने को मिला बच्चों? हमें एक बैकड्रॉप देखने को मिला, किसका बच्चों? हमारे जो इंडियन आर्ट है उसका। और कब देखने को मिला? 19th सेंचुरी में। एंड द मूवमेंट लेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर एंड सपोर्टेड बाय E.B. Havell, which was the head of the Kolkata School Art in the opening decade of 20th century. Now बच्चों जो हेवल था, he tried to propagate true appreciation of Indian cultural heritage abroad, and उन्होंने एडवाइस भी किया यंग इंडियंस को against the built admiration of Western art.
उसके अलावा जितने भी हमारे नेशनलिस्ट आर्ट थे क्यूमुलेटेड इन द वर्क ऑफ 3 टैगोर्स, राइट, जैसे कि गजेंद्र नाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेटअप एट शांति निकेतन, तो बच्चों विश्व भारती यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया शांति निकेतन में बाय द रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द की सेंटर्स ऑफ द बंगाल स्कूल आर्ट। मीनवाइल जो अविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया मास्टरपीस ऑफ नेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ भारत माता विच मीन्स मदर इंडिया पेंटिंग। नाउ इन दिस पिक्चर उन्होंने डिपिक्ट किया उनको एज अ हिंदू गॉडेस विथ 4 आर्म्स होल्डिंग ऑब्जेक्ट सिंबॉलिक ऑफ नेशनल एस्पायरेशंस एज वेल, राइट। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो भारत माता है उनको डिपिक्ट किया कि वो हिंदू गॉडेस हैं और उन्होंने उनके 4 आर्म्स भी बनाई जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर रही थी जो कि एक सिंबॉलिक थे किसके बच्चों, नेशनल एस्पायरेशंस के। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है बच्चों पेंटिंग ऑफ भारत माता बाय अविंद्रनाथ टैगोर, राइट। देन कमिंग टू फोटोग्राफी, सो बच्चों जो आर्ट था फोटोग्राफी का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था फ्रॉम दी मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। नाउ जो कैमरा है बच्चों, कैमरा अवेलेबल हो चुका था टू डू दी जॉब परफेक्टली। सोन दिस न्यू वर्जन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन वो इंडिया में आया धीरे धीरे एंड बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने इस पे इंटरेस्ट भी लिया इन दी फोटोग्राफी, सच एज जैसे कि महाराजा वीरचंद्र माणिक्य ऑफ त्रिपुरा, महाराजा स्वामी राम सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, लीला दीन दयाल, इन तीनों ने ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया कैमरा में। देयर फोटोग्राफर्स वर मेनली डिपिक्टेड कोर्ट्स, तो बच्चों उनके जो फोटोग्राफर्स थे वो मेनली डिपिक्ट करते थे कोर्ट्स को, वुमेन्स को, नोटेबल ब्रिटिशर्स को एंड आपके ब्रिटिश एंड इंडियन पैटर्न्स को। लाला दीन दयाल वॉज अपॉइंटेड एज कोर्ट फोटोग्राफर, और बच्चों जो लाला दीन दयाल थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ कोर्ट फोटोग्राफर ऑफ विस्टी कोर्जन इन 1884। थ्रू दी फोटोग्राफी उन्होंने पोर्ट्रे भी किया बहुत सारे नोटेबल इवेंट्स को ऑफ द कोर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ द न्यू पैलेसेस, राइट। देन आता है बच्चों परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। नाउ द ओरल ट्रेडिशन ऑफ पासिंग ऑन नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि गुरु शिष्या, वो बहुत ज्यादा अलाइव था इवन टुडे, राइट। आज के टाइम पे भी हम गुरु शिष्य को बहुत ज्यादा मानते हैं। जो ओरल ट्रेडिशन है या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज को पास कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे म्यूजिक एंड डांस की। सो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑल्सो विटनेस द सेम साइन ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस एज विजिबल इन आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड लिटरेचर। तो बच्चों जैसे हमने देखा कि क्या हो रही थी, एक हमें साइन ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा था किसमें, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग और लिटरेचर में। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अदर एस्पेक्ट भी थे जहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला। द म्यूजिक एंड द डांस ऑफ इंडिया वो डेवलप हुआ था अ वेरी रिच वैरायटी ऑफ फाउंडेशंस जो कि लेड हुआ एंशिएंट टाइम्स में। अर्लियस्ट जो ट्रेडिशंस होते थे इंडियन म्यूजिक के, दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वेदास, उनको ट्रेस अभी भी किया जा सकता है वेदास में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है द पिच एंड द एक्सेंट ऑफ द चैंटिंग ऑफ एंशिएंट हाइम्स, क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, एक पिच होती थी हाइम्स की, एक क्या होता था बच्चों, एक रिदम होती थी जो कि चैंट करते थे हाइम्स को। तो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी वेदास में स्क्रिप्टेड है, राइट। द अर्लीस्ट नोन treatise of Indian music, dance and drama, Bharat नाट्य शास्त्र इज एज ओल्ड एज 2nd century BC। तो बच्चों जितना भी हमारा इंडियन म्यूजिक है, जो डांस है, जो ड्रामा है, उसके अलावा हमारा भारत का नाट्य शास्त्र है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। और कितना ओल्ड है बच्चों, हम बोल सकते हैं कि 2nd century BC जितना ये ओल्ड है। द म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी दैट वाज यूज्ड टुडे इज मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रीटिसाइज, राइट। अब जो भी हमने म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी को क्या किया है, डिराइव किया है, वो हमने इसी से ही डिराइव किया है। एंड इंडियन म्यूजिक बोथ चाहे वो वोकल हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है बच्चों, वो डेवलप हुआ था विद दी 7 बेसिक नोट्स एंड 5 अदर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स देखने को मिली, विंड, ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी चीजें बाद में इन्वेंट हुई। नाउ India's music is based on the combination of vocal and instrumental music। अगर हम अपने इंडिया की म्यूजिक की बात करें तो वो एक कॉम्बिनेशन है बच्चों, किसका कॉम्बिनेशन है, वो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है along with the dance and a combination of all these three, उसको हम संगीत के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल और डांस ये तीनों मिला के संगीत को बनाते हैं which makes a performance complete। और बच्चों उसी की वजह से क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस
कंप्लीट होती है। बिफोर 13th सेंचुरी अगर हम देखें, इंडियन म्यूजिक वॉज फंडामेंटली अ सिंगल टाइप ऑफ म्यूजिकल फॉर्म। अगर हम 13th सेंचुरी से पहले की बात करें तो जो इंडियन म्यूजिक हुआ करता था वो अगर हम देखें तो फंडामेंटली एक सिंगल टाइप ऑफ म्यूजिकल फॉर्म हुआ करता था। बट जब इन्वेजन हुआ मुगल्स का, तो बच्चों जो म्यूजिक ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया है विच इज हिंदुस्तानी म्यूजिक, वो भी ब्लेंड हो चुका था विद द मुगल म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ अरेबिया एंड पर्शिया। वेयर एज जो कार्नेटिक म्यूजिक था बच्चों ऑफ द साउथ, दैट रिमेन्ड फ्री फॉर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारा कार्नेटिक म्यूजिक था साउथ की तरफ का, वहां पे हमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस देखने को नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स भी हैं, ये पिक्चर्स है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गिटार है, ड्रम है, राइट, तबला है, सितार है, हारमोनियम है, ये सारे ही क्या है बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। देन बच्चों फिर हमारे पास आता है इंडियन म्यूजिक हैज कॉन्टिन्यूड टू बी इवॉल्व एंड डेवलप थ्रू दी सेंचुरीज। हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो इवॉल्व होते रहा है और डेवलप भी हुआ है आउट थ्रू आउट दी सेंचुरीज। एंड जो टर्किश इन्वेजन है बच्चों, उसकी वजह से हमारे इंडिया में सूफी इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिला ऑन इंडियन म्यूजिक। अकबर के राइम के टाइम पे हमने विटनेस भी किया एमर्जेंस ऑफ दरबार संगीत को। एंड तानसेन was a legendary vocalist। और तानसेन कौन था बच्चों, लेजेंडरी वोकलिस्ट हुआ करते थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हुआ करते थे, कंपोजर हुआ करते थे अकबर के टाइम में, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ही मेजर वे में। The beginning of 19th century, they saw the inceptions of musical forms जैसे कि ख्याल and थुमरी। Now the early 20th century उसने विटनेस भी किया फर्स्ट म्यूजिक कॉलेज को which is also known as गंधर्व महाविद्यालय in 1901, जिसको स्टैब्लिश किया था वी.डी. पालुस्कर ने और वी.एन. भातखंडे ने। They pioneered the introduction of organized musical system। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको बच्चों, ऑर्गेनाइज म्यूजिकल सिस्टम को, जो कि रिफ्लेक्ट करता है करंट परफॉर्मिंग प्रैक्टिसेस को। नाउ अ नंबर ऑफ म्यूजिकल स्कूल्स भी खोले गए और डेवलप हुए नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि हिंदुस्तान में। द पटियाला घराना of Punjab has been one of the most influential school as well। Now there was Ali Books in early 20th century जिसने follow किया by his son Bed Ghulam Ali Khan and they handed over the mantle of Rashid Khan in 1990। Now while Abdul Karim Khan created the Kirna घरानों इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो अब्दुल करीम खान है उन्होंने क्रिएट किया किसको, किराना घरानों को इन अर्ली 20th सेंचुरी। एंड अलादिया खान मैच्ड हिज फीट, और बच्चों अलादिया खान ने भी क्या किया, उनके पैर से पैर मिला के चला with his अतरौली जयपुर घराना। नाउ इंडिया हैज हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसर्स। तो बच्चों इंडिया का अगर हम देखें तो लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसर्स भी हमें देखने को मिले हैं, डांस स्टाइल्स भी हमें देखने को मिले हैं सिंस द एंशिएंट पीरियड्स। सो जो स्टोरी रही है इंडियन डांस की इज देयर फॉर ऑल टू सी इन दी टेम्पल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवियल टाइम। और बच्चों ये जो स्टोरी है हमारे इंडियन डांस की वो आपको आज के टाइम पे भी बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स में देखने को मिलता है जो कि मेडिवियल टाइम में एग्जिस्ट करते थे। द इमेज ऑफ शिवा एज नटराज विच इज द किंग ऑफ डांसर्स, वो इलस्ट्रेट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ डांस ऑन द लाइफ ऑफ इंडियंस। उसके अलावा जो क्लासिकल डांस है दैट इज बाउंड बाय द रिजिड रूल एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्सेट्रा। देयर आर अ नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। नाउ हर एक डांस फॉर्म रिप्रेजेंट करता है इथोस को ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पॉपुलेशन ग्रुप। नाउ सम ऑफ द पॉपुलर क्लासिकल जो स्टाइल्स है बच्चों वो कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम जो कि केरला का है, उड़ीसी जो कि उड़ीसा का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। ये सारे ही आपके क्या है, फोक डांसेस हैं। Now the themes of Indian dances are derived from Indian mythology। जो थीम है इंडियन डांसेस के उनको डिराइव किया गया है इंडियन माइथोलॉजी से, लेजेंड से एंड क्लासिकल लिटरेचर से। Then we have Indian cinema। So बच्चों theatre in India is as old as music and dance। जो theatre है इंडिया का वो बहुत पुराना है जितना कि म्यूजिक और डांस पुराना है। However अगर हम बात करते हैं while classical theatre वो बहुत ही लिमिटेड था few places में and every region has its own form of folk theatre। और हर एक रीजन का अपना ही फॉर्म का क्या था बच्चों, फोक थिएटर हुआ करता था। टेक्निकली अगर हम देखें तो सिनेमा इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं कि ये थिएटर है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है बाय द टेक्नोलॉजी। नाउ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इट गोज back to the last decade of the 19th century as well।
तो बच्चों इन 1896 जो सिनेमा है वो इंडिया में आया और स्क्रीनिंग हुआ एक साइलेंट शॉर्ट फिल्म ऑफ ट्यूमियर ब्रदर्स का एट दी वॉटसन होटल बॉम्बे। Later, जो हीरालाल सेन थे, they begin the filming scenes of theatre production at the Classical Theatre in Kolkata, which is also known as Calcutta, with Indian cinema firmly on the road of commercial production. The first feature film, जिसका नाम था पुंडलिक by N.G. Chittre and the R.J. Tony, was a very great success. उसके अलावा राजा हरिश्चंद्र जो कि फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म थी जो कि प्रोड्यूस किया गया था बाय दी दादा साहब फाल्के इन 1912, ये भी हमें देखने को मिली। In 1931, Alamara made the cinematic history as well and being the first Indian film with a soundtrack, मतलब कि ये पहला ऐसा फिल्म था जिसमें साउंड भी प्रेजेंट था। The year 1918 उसने विटनेस किया स्क्रीनिंग ऑफ द फर्स्ट रीजनल फीचर फिल्म जो कि बंगाल में बनी थी एंड इन साउथ इंडियन लैंग्वेज में ये फिल्म थी। राइट अब यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है दादा साहेब फाल्के की इन 1912। Then we have literature. So बच्चों in 19th and 20th century अगर हम देखें they saw the maturing of Indian literature। हमने देखा है कि कैसे कैसे mature हुआ है हमारा Indian literature। Earlier ये बहुत ज़्यादा confined था बच्चों किसी particular religion और mythology के ऊपर and most of it was not related to the present। Now आज के टाइम पे जो literature है उसने adopt कर लिया है secular and national themes को। The individual become important and his day-to-day problems and struggles वो भी क्या बन गए बच्चों, they become the central theme of the literary work of this period। Now new forms of writing जैसे कि novel, short stories, dramas, essay वो बहुत ज़्यादा popular भी होते हुए हमें दिखे। Since patriotism and the nationalism, social reforms were the prevailing social preoccupations जो कि हमें देखने को मिले हैं and ये reflect करते हैं in our literature। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, G.H. देशमुख, श्री नारायण अग्रू क्या थे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल राइटर्स हुआ करते थे जिन्होंने लिखा है बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल बुक्स को एंड एडिटेड जर्नल्स भी हमें देखने को मिले हैं इन देयर पर्सपेक्टिव लैंग्वेजेस। देन थ्रू द भारतेंदु हरिश्चंद्र pioneered modern Hindi literature, it is Munshi Premchand who is credited with introducing realism in Hindi prose by focusing on the social issues of the day। तो बच्चों ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, ये सारा क्रेडिट जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया किसको, रियलिज्म को इन हिंदी। नाउ हिज वर्क्स हैड अ वेरी फार रीचिंग इफेक्ट ऑन दी पॉपुलर imagination as well। Now with the impact of European languages and cultures after the mid 19th century अगर हम देखें तो जितने भी इंडियन राइटर्स थे उनको वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे बाय द क्लासिकल थीम्स ऑफ वेस्टर्न थॉट लाइक जैसे ह्यूमैनिज्म, फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिज्म एक्सेट्रा। However, अगर हम बात करते हैं nationalism की, that was the main driving force for the 20th century for the Indian writers। Now बच्चों उसने बहुत ही important role play किया है in arousing the national consciousness, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की and the रविंद्रनाथ टैगोर की in Bengali, लक्ष्मीनाथ बेजुबुरा and हेमचंद्रा in Assamese, विष्णु शास्त्री शिवलंकर एंड दी हरि नायर आप्टे इन मराठी, उसके अलावा सुब्रमण्यम भारती इन तमिल, कुमारान आसान एंड उसके अलावा वल्लथोल के वेनकटप्पा गौदापुट्टा इन कन्नड़ा एंड अल्ताफ हुसैन अली, उसके अलावा मोहम्मद इकबाल इन उर्दू, प्रेमचंद इन हिंदी वर दी प्रोमिनेंट जो कि हमें देखने को मिले। प्रेमचंद इंस्पायरिंग प्रोज सपोर्टेड द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और बच्चों जो प्रेमचंद के इंस्पायरिंग क्या थे, प्रोज थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। एंड पोएट्री ऑल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने कंपोज भी किया नेशनल एंथम जिसका नाम था बच्चों जन गण मन। एंड रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइजेस फॉर दिस लिटरेचर इन 1913। उनको नोबेल प्राइजेस भी दिए गए। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम उसको कंपोज भी किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वाइल जो सारे जहां से अच्छा है बाय दी मोहम्मद इकबाल उन्होंने कंटिन्यू किया टू स्टिर आवर हार्ट स्ट्रिंग्स। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। देन कमिंग टू ग्रोथ ऑफ द इंडियन प्रेस। तो बच्चों जो प्रिंट मीडिया है वो भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इन रिफ्लेक्टिंग द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द नेशन। एंड जो यूरोपियंस थे वही लेके आए थे बच्चों प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन इंडिया। एज अर्ली एज 1557 जो पोर्चुगीज जूइस थे उन्होंने सेटअप किया था प्रेस को इन गोवा एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्रिंट करना रिलीजियस लिटरेचर को। इन कोर्स ऑफ टाइम जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है बच्चों वो ऑल ओवर द इंडिया क्या होती चली गई, स्प्रेड होती चली गई। एंड जो भी न्यूज़पेपर थे उनको ओन करते थे बाय द ब्रिटिश, दे वर द सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल। नाउ इन द 19th सेंचुरी जो प्रेस है बच्चों, प्रेस को ओन करना स्टार्ट कर दिया इंडियंस ने एंड उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था न्यूज़पेपर को, जर्नल्स को एंड मैगजीन्स को इन बोथ द वर्निकुलर लैंग्वेजेस एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश। राइट
मोस्ट ऑफ द जो रिफॉर्मर्स थे वो इन्वॉल्व थे इन एडिटिंग एंड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। उन्होंने क्या दिया बच्चों, उन्होंने आवाज दी टू द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियन एंड देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बताया एंड उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स को भी बताया। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, जो ग्रोइंग नंबर था बच्चों न्यूज़पेपर का, उसने काफी ज्यादा हेल्प किया मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को इन फेवर ऑफ सीकिंग द फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश रूल। देन वी हैव मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। सो बच्चों, लाइक अदर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ colonizations also had impact on the Indian architecture as well. तो बच्चों, जो colonization है उसने अनश्योर किया इन अ न्यू चैप्टर इन इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब कि colonization की वजह से हमें एक नया चैप्टर देखने को मिला इंडियन आर्किटेक्चर का। एंड द इंग्लिश लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द इंडियन आर्किटेक्चर। और जो ब्रिटिश थे, जो इंग्लिश थे, उन्होंने बहुत ही लंबा एक इंप्रेशन छोड़ा था इंडियन आर्किटेक्चर पे, राइट। नाउ वेयर एज एलिगेंट और ग्रैंड एज दोज मुगल्स, द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश, वो जनरली क्या होते थे बच्चों, यूटिलिटेरियन होते थे इन द कॉन्सेप्ट एंड बेसिकली सिविक होते थे, डिफेंसिव होते थे एंड कॉमरेटिव होते थे स्ट्रक्चर्स में, राइट। द फर्स्ट बिल्डिंग जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द ब्रिटिश वो फैक्ट्रीज थी, बट लेटर ऑन हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस देखने को मिले, कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिले, स्कूल हो गया, म्युनिसिपल हॉल्स हो गए, उसके अलावा आपके डाक बंगल ओन्स कम अप, राइट। ये सारी चीजें उन्होंने धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करवाना स्टार्ट करवा दिया। These पर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स, ये ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे जो कि बिल्ड किए जाते थे बाय द इंजीनियर्स विद अ व्यू ऑफ सॉलिडिटी एंड डिफेंडेबिलिटी एंड हीट इंसुलेशन एज वेल। ये सारी क्वालिटीज उन बिल्डिंग्स में हुआ करती थी। दे वर रेडिली एक्सपैंडेबल, वो बच्चों एक्सपैंडेबल भी हुआ करते थे विद अ लार्ज कोर्टयार्ड्स, गार्डन एक्सेट्रा, टेंड टू बाय एन आर्मी ऑफ गार्डनर्स। उसके अलावा केयर टेकर्स देखने को मिलते थे और बहुत सारे क्लींजर्स भी होते थे जो कि उस एरिया को क्लीन किया करती थी। A thing to notice is that in the beginning, the architectural designs were clearly aimed at creating and consolidating authority. तो बच्चों, हमें ये देखने को मिलता है कि पहले के जितने भी हमें आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिले हैं वो उनका एम ही क्या था कि वो एक अथॉरिटी को डिपिक्ट करे। एंड लेटर एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर वो क्यूमुलेट हुए हैं इन अ न्यू फॉर्म दैट सम रेफर्स टू एन इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर एज वेल. Now, the style owed its origin to geographical and climatic conditions prevalent in India. अब बच्चों, जो ये स्टाइल है वो किसके बेसिस पे था, जो भी हमारी जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस थी इंडिया की उसके बेसिस पे था। एंड द ब्रिटिश वर नॉट यूज टू द एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बिल्कुल भी यूज टू नहीं थे इतने ज्यादा हीट और ह्यूमिडिटी के। सो जो एंटायर एफर्ट था बच्चों वो किसके तरफ डायरेक्टेड था, ताकि वो ऑफसेट कर पाए एक्यूट डिस्कम्फर्ट को जो कि वो सफर कर रहे हैं। जो पार्टी है वो एक्सप्लेन करते थे अपने किसको बच्चों, इंसेंसेस को ऑन दी हाई सीलिंग्स एंड थिक स्टोन वॉल्स, गार्डन्स एंड फाउंटेन्स एक्सेट्रा. नाउ इन इंग्लिश स्टाइल मेनली सीन इन देयर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड आर्मी बैरक्स enlarge the concept of large spacious bungalows for the residential purposes. फिर बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए बहुत बड़े बड़े स्पेशियस बंगलोज को बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और वहां पे हमें बहुत ही वाइड वाइड विंडोज देखने को मिले, वेंटिलेटर्स देखने को मिले एंड वो पूरा एरिया सराउंड करता था लॉन से, गार्डन से, फाउंटेन से, ट्रीज से, सो दैट की जो भी सराउंडिंग है वो कूल रहे। सो द कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू, इस्लामिक एंड वेस्टर्न एलिमेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखने को मिला है वो एक ब्लेंड है, वो एक मिक्सचर है किसका, हिंदू, इस्लामिक और वेस्टर्न एलिमेंट्स का। एंड बहुत सारी कॉलोनियल क्या है बच्चों, आर्किटेक्चर्स है जो कि सर्वाइव हुए हैं इन innumerable institutional, civic and utilitarian buildings such as your post offices, railway stations, rest houses हैं, government buildings हैं, ये सारे ही buildings हमें देखने को मिले हैं। Such buildings begin to build in the large number in different part of British India. और बच्चों जिस टाइम पे ब्रिटिश हमारी कंट्री पे रूल कर रही थी उस टाइम पे उन्होंने ढेर सारे बिल्डिंग्स को क्या किया है, बिल्ड किया है, जो कि हमें आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो हमारा एंग्लो इंडियन बिल्डर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया फॉलोइंग द गॉथिक मॉडल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ चर्चेस, राइट। कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया चर्चेस का, कंप्लीट विद द फ्लाइंग बटरनेस एंड टॉल स्टेन ग्लास विंडोज उन्होंने लगाए। Style heavier than the Gothic were frequently employed and some examples of these are आपका म्यूटिनी मेमोरियल चर्च जो कि कानपुर में है एंड द लास्ट गैरिसन चर्च जो कि न्यू दिल्ली में है, वो इसके एग्जाम्पल्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। द क्लासिकल एंड द बैरोक स्टाइल टुक द इनोवेशंस इन द आर्किटेक्चर इवन फर्दर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्लासिकल और बैरोक स्टाइल था उसने और ज्यादा इनोवेशन लिया एंड वॉल्टर कार्निवेली कैलकटा जनरल पोस्ट ऑफिस वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने को मिलता है। When it ran out of ideas or stopped responding to the imperatives, it lapsed into aggressive imitation as well.
सो वन कैन सी इट इन टू द विक्टोरिया मेमोरियल, जिसमें कि जो विलियम है उसने बहुत ही फुलिशली और बहुत ही ब्रेवली इमिटेट करने की कोशिश करी ताजमहल को, जो कि आपको आज के टाइम पे भी विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलता है। तो आप अगर देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल को और ताजमहल को तो आपको सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे विलियम ने क्या किया था बच्चों, इमिटेट करने का कोशिश किया था। सो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी हुई है, ये केस स्टडी आपको स्टडी करना है, राइट। ये मुंबई के बारे में है। उसके अलावा आपको यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है चेन्नई का, जो कि आप अच्छे से स्टडी करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। एंड इसी के साथ बच्चों हमारे ये जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।